मैं कंफ्यूज हो रहा हूं सर। ये डीसीड करने के अगर नहीं भी करते तब भी ये मामला रेफर कर देते करप्ट प्रैक्टिसेस के पर इस चीज का फैसला होगा कि अगले 3 साल के लिए नायल होंगे या नहीं होंगे। तो सर डीसीड करना आपको नहीं लगता ये इजाफी है? ये नहीं भी करते तब भी आप रेफर कर सकते थे और यही शायद इनका काम होता है इलेक्शन कमीशन का। देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने एक गैर कानूनी अमल किया है। पहली बात है कि रेफरेंस जो आता है स्पीकर से उसके इख्तियारात ही नहीं थे। फिर जो रेफरेंस आया है स्पीकर के पास जो इख्तियार है वो भी सिर्फ इतना है कि किसी सिटिंग मेंबर का वो रेफरेंस भेज सकता है, और अगर कोई मेंबर ऑलरेडी असेंबली से रिजाइन कर चुका है तो उसका रेफरेंस नहीं जा सकता। और इलेक्शन कमीशन का ये काम था कि जब उनके पास ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो वो पहली बात उनसे पूछते हैं कि जी क्या आप इस वक्त नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, क्या आपने रिजाइन कर दिया है? अगर रिजाइन कर दिया है वो कहते तो फिर ये उसी वक्त पूरा रेफरेंस खत्म करके इनको इस पूरी प्रोसीडिंग को खत्म करना था। लेकिन ये उन्होंने एक गैर कानूनी तौर पे इस प्रोसीडिंग्स को चलाया और ये जो प्रोसीडिंग्स थी चल ही नहीं सकती थी कि इन केस ऑफ रेजिग्नेशन पहला क्वेश्चन जो उन्होंने सॉल्व करना था वो था कि क्या रिजाइन आप दे चुके हैं या नहीं। तो ये वो चंद चीजें हैं बट जो अब लास्ट तो कानूनी थोड़े से सुकम है ना, क्योंकि देखें इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 131 के करीब गालिबन अपने इस्तीफे जमा करा दिए थे। अब हुकूमत ने अब अपनी बदनीयती कह लें या अपनी मर्जी कह लें, उन्होंने एक एक करके उसको रिसीव करना शुरू किया। 6-6 करके सोचा गया कि भाई बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर एक्सेप्ट किए जाएंगे। लेट्स सपोज राजा परवेज अशरफ साहब बुलाते खान साहब को, खान साहब पेश नहीं होते और बोलते कि भाई मैंने इस्तीफा जो भी दिया है नहीं दिया है, मतलब पहले बुला के पूछा जाता है ना कौमी असेंबली के मेंबर को, तब भी ये लागू होता जो आप बता रहे हैं सारी चीजें? बिल्कुल। देखिए, असेंबली के जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ या आइन में कि राजा परवेज अशरफ या स्पीकर ने किसी मेंबर को बुलाना है। उसमें सिंपली लिखा हुआ है कि अगर इन राइटिंग उनका इस्तीफा आ जाता है तो उस दिन से जिस दिन से इस्तीफा आया है वो ही शैल सीज टू बी अ मेंबर। तो ये बड़ा सिंपल सा था कि अगर राजा परवेज अशरफ साहब सियासी बुनियादों पे नहीं कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन की ये आईनी ड्यूटी थी कि वो पहला सवाल ही उनसे पूछते कि जी क्या आपने रेजिग्नेशन दे दिया है, और अगर रेजिग्नेशन दे दिया है तो उनको डी नोटिफाई करके ये पूरा केस वहीं खत्म हो सकता। लेकिन जैसा कि पीटीआई कह रही है कि इस केस के पीछे जो बदनीयती थी वो ये थी कि किसी भी सूरत हाल है। राजा साहब एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, कानूनी माहिरीन ये कह रहा है वो अपनी जो इख्तियार से उससे तजावुज तो किया है, जो इनका इख्तियार ही नहीं है वो कदम उन्होंने उठा लिया। लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब जो कि कौमी असेंबली के स्पीकर हैं वो भी एक इस्तीफा दिए गए अरकान का, रुकन का इस तरह से रेफरेंस भेज ही नहीं सकते थे। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कानूनी पहलुओं पर बड़े अहम निकात पर बात कर रहे हैं। राजा साहब ये बताइएगा, मुझे याद नहीं पड़ता लेकिन आपको लगता नहीं है कि या तो ये किया चैलेंज इन्होंने या नहीं किया, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन आपकी दानिश में या आपकी इत्तलात के मुताबिक राजा परवेज अशरफ साहब ने जो रेफरेंस भेजा एक ऐसे शख्स का जो कि ऑलरेडी उस पर रिजाइन कर चुका था, वो उनके अपने इख्तियारात में भी नहीं था। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉइंट को मिस कर गई है? इन्होंने इसको चैलेंज भी किया था, ये भी अदालत में चैलेंज हो सकता था ना? राजा साहब, राजा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, गालिबन मेरी आवाज़ अच्छा मेरे पास अब तक नहीं जा रही है। कोशिश करते हैं उससे दोबारा रब्ता करें। बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया कि देखें, जब इलेक्शन कमीशन का गुज़िश्ता रोज़ फैसला निकल कर सामने आया और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को नाअहल किया आर्टिकल 63 के तहत, लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि ये नाअहली बेसिकली नहीं है, ये एक सीट से उनको डीसीड किया गया। और आज कुर्रम के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने भी एक ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को और ये कहा है कि जनाब कुर्रम पे जो मामलात हैं उसमें क्या खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं नहीं, या उनके कागजात जो इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, उन्होंने सवाल उठाया। राजा आमिर अब्बास साहब ने भी बड़ा दिलचस्प पॉइंट उठाया और उन्होंने कहा कि जनाब डीसीड किया गया है अगले इलेक्शंस तक और शायद गालिबन ज़िमनी इंतखाबात में भी खान साहब हिस्सा ले सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, एक तो इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया, जो इख्तियार उनका था नहीं उसके तहत उन्होंने उसका फैसला किया। अच्छा राजा साहब ये बताइएगा, जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, आपने अपनी पिछली गुफ्तगू में भी बोला है कि राजा परवेज अशरफ साहब एक ऐसे रुकन कौमी असेंबली का रेफरेंस भेजते हैं जिसने ऑलरेडी उस सीट से रिजाइन कर दिया हो। अब मुझे याद नहीं पड़ा, सर आपको याद पड़ा तो आप बताइएगा, या फिर ये इनके जहन से पॉइंट निकल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए था कि राजा परवेज अशरफ साहब
किस तरह से रेफरेंस भेज सकते हैं एक ऐसे रुकन का जो कि कौमी असेंबली के मेंबर ही नहीं है, उन्होंने तो रेजिग्नेशन दे दिया। मेरे ख्याल में तो गालिबन उन्होंने जरूर किया होगा इस पॉइंट को। अब अगर जजमेंट में वो नहीं लिखते तो ये फिर इलेक्शन कमीशन का कसूर है। और नंबर 2 जो रेफरेंस आता है उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल नाअहली का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। वो किसी भी मेंबर को नाअहल नहीं करार दे सकती। वो सिंपली ये हो सकता है कि अगर उसके पास जो इलेक्शन उसके उनकी जो स्टेटमेंट आती है एनुअल एसेट्स की, उसमें अगर वो समझते हैं कि कोई उसमें गलती है या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन है तो वो उसको एक तो टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि 31 दिसंबर को ये आएगी और ये टोटली टाइम पे चल रहा है और 120 दिन के अंदर अंदर उस मेंबर से पूछा जा सकता है। और अगर पूछा जाएगा और तब भी विद इन ओनली 120 डेज और 120 डेज में अगर वो ये तो वो जो 137 में या 63 1P में है वो उस मैटर को रेफर करेंगे फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। वो खुद वो प्रोसीडिंग्स ना वो ट्रिब्यूनल है ना कुछ है, वो खुद से इसका कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। अच्छा। तो ये टोटली गलत फैसला है कि इलेक्शन कमीशन को नाअहली आर्टिकल 63 जो बात करता है वो डिस्क्वालिफिकेशंस के आपने मेंबर बनने के लिए ये डिस्क्वालिफिकेशन है कि अगर आप हुकूमत पाकिस्तान के सर्वेंट रहे हैं, सर्विस में है तो 2 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आप डिफॉल्टर हैं तो नहीं लड़ सकते। तो उसके बाद पी कहता है कि अगर किसी कानून के तहत आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो कानून तो इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने जिस कानून का सहारा लिया वो इलेक्शन एक्ट का लिया और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 137 बड़े क्लियरली कहता है कि अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन होगी तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स फिर शुरू होंगी और वो प्रोसीडिंग्स इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है और उसमें कहीं ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ कि उसको आप डिस्क्वालीफाई करेंगे। 137 में कहीं नहीं लिखा गया सिर्फ कि जिस उसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएंगी इनके खिलाफ और वो प्रोसीडिंग्स फोरम में होंगी। तो अच्छा सर, थोड़ा सा और इसको डिफाइन कीजिएगा, प्रोसीडिंग्स करेगा कौन सर? ये इलेक्शन कमीशन ही? देखिए इलेक्शन कमीशन तो ट्रिब्यूनल नहीं है। इलेक्शन मैं इसलिए पूछ रहा हूं। आइन का आर्टिकल 225 कहता है कि किसी भी इलेक्शन को महासभा ट्रिब्यूनल्स के चैलेंज नहीं किया जा सकता। सही है सर। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने टोटली इग्नोर की। वजह ये कि जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो तो उनका कानून से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, ना उन्होंने कभी कानूनी एक्सपीरियंस है। अगर कोई शख्स रेलवे का, फॉरेस्ट का या इसका सेक्रेटरी रहा है तो वो आइन की इंटरप्रिटेशन या कानून की इंटरप्रिटेशन कैसे करता है? तो ये सुखम है हमारे जो चेयरमैन का होता है उसकी तैनाती के लिए भी। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।